नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर हरियाणा से आई है। चैंपियन रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया अब राजनीति के अखाड़े में नजर आएंगे। आज विनेश और बजरंग ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। विनेश कांग्रेस के टिकट पर जींद की जुलाना सीट से चुनाव लड़ेंगी। बजरंग पूनिया किस सीट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, यह अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि चर्चा है कि बजरंग पूनिया जिन 2 सीटों से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन सीटों पर कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं, सिटिंग एमएलएज हैं, और कांग्रेस उन दोनों के टिकट काटने का जोखिम नहीं उठाना चाहती। हालांकि विनेश फोगाट ने कहा उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो लड़ाई शुरू की है वो जारी रहेगी, उसे अंजाम तक वो जरूर पहुंचाएंगी। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने कहा कि विनेश फोगाट कल तक देश की बेटी थी, आज वो कांग्रेस की बेटी हो गई। ये उनकी मर्जी है, इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के आने से कांग्रेस को हरियाणा के चुनाव में फायदा होगा? क्या हरियाणा की महिलाओं के वोट बैंक पर इसका असर पड़ेगा? सवाल यह भी है कि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की 3 मीटिंग्स होने के बाद भी कांग्रेस अब तक अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी क्यों नहीं कर पाई? क्या हरियाणा में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस हो पाएगा? इस मुद्दे पर हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की राय क्या है? रणदीप सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा केजरीवाल के साथ अलायंस की मुखालिफत क्यों कर रहे हैं? और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी के नेताओं में रोना धोना क्यों मचा? जम्मू कश्मीर में अमित शाह ने उमर अब्दुल्ला को क्या चुनौती दी? उमर और महबूबा मुफ्ती के बीच किस मुद्दे पर जुबानी जंग हुई? ये सब आपको बताऊंगा आज की बात में, लेकिन शुरुआत करते हैं चैंपियन रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की नई पारी से। ओलंपियन रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जब राहुल गांधी से मिले थे, उसी वक्त क्लियर हो गया था कि दोनों कांग्रेस में शामिल होंगे। आज ये बात सिर्फ कंफर्म हुई, ऑफिशियली दोनों ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। आज सुबह विनेश और बजरंग सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने उनके घर गए। करीब आधे घंटे तक बात हुई। फिर दोनों रेसलर कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिलने गए। इसके बाद कांग्रेस दफ्तर पहुंचे और कांग्रेस की मेंबरशिप ले ली। जब विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक जंतर मंतर पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे थे, तो कांग्रेस ने खुलकर पहलवानों को सपोर्ट किया था। प्रियंका गांधी धरने पर उनसे मिलने गई थी। जब विनेश फोगाट ओलंपिक में मेडल से चूक गई थी, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि अगर उनकी पार्टी के पास नंबर्स होते तो वो विनेश फोगाट को हरियाणा से राज्यसभा में भेजते। इसके बाद जाहिर है चर्चा शुरू हो गई थी कि बजरंग और विनेश हरियाणा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। आज वही हुआ। अब दोनों राजनीति के दंगल में किस्मत आजमाएंगे और यह करीब करीब तय है कि विनेश हरियाणा की जुलाना सीट से चुनाव लड़ेंगी। इसकी औपचारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन बजरंग के बारे में यह तय नहीं है कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं। आज कांग्रेस में शामिल होने से पहले विनेश फोगाट ने रेलवे की सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। ट्विटर पर अपना रेजिग्नेशन पोस्ट करते हुए विनेश फोगाट ने कहा कि रेलवे का सफर उनके लिए यादगार रहा है, वो हमेशा रेलवे के आभारी रहेंगी। कांग्रेस की मेंबरशिप लेने के बाद विनेश फोगाट ने कहा, जब वो बेटियों की इज्जत की लड़ाई लड़ रही थी तो कांग्रेस ने पूरी मजबूती से उनका साथ दिया। विनेश ने कहा कि बीजेपी ने उनको बदनाम करने की मुहिम चलाई, लेकिन उन्होंने खुद को सही साबित करने के लिए नेशनल चैंपियनशिप खेली, ओलंपिक के लिए ट्रायल दिया, फाइनल तक पहुंची। पर लगता है ईश्वर ने उनके लिए कुछ अलग ही सोच रखा था। विनेश ने कहा कि बेटियों के सम्मान की लड़ाई जारी रहेगी और इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए उन्हें जिस ताकत की जरूरत है वो उन्हें कांग्रेस से मिलेगी। बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम खत्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे
मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, कोर्ट में केस चल रहा है। ब्रजभूषण को पूरा बीजेपी पार्टी उनको सपोर्ट कर रहा है, हमारे साथ में अपोजिशन खड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने, हम जब रोड पे घिसट रहे थे तो पहली पार्टी थी जो हमारे सपोर्ट में खड़ी थी। उन्होंने उनको जो सपोर्ट दिया हुआ, आज हमारा परिवार हमारे सपोर्ट में खड़ा है, तो हमें एक ताकत मिलेगी, एक हौसला मिलेगा। क्योंकि आपको पता है इतनी बड़ी लड़ाई बिना हौसले के, बिना ताकत के नहीं लड़ी जाती है। वो लड़ाई को हम अंजाम पे पहुंचा के आपसे उस दिन मैं बात करूंगी। बिल्कुल। दिनेश जी, मायका या ससुराल किसको चुनेंगे आप? मायका या ससुराल दोनों सीटें आपके लिए कही जा रही है। दोनों, एक मेरी जन्मभूमि है, एक मेरी कर्मभूमि है, दोनों मेरे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ संघर्ष में साथ देने वाली साक्षी मलिक विनेश और बजरंग के कांग्रेस में शामिल होने से दुखी नजर आईं। साक्षी मलिक ने बड़ी मायूसी से कहा कि विनेश और बजरंग पूनिया ने अपनी निजी हैसियत से फैसला लिया है, उनसे सलाह मशवरा नहीं किया। साक्षी ने कहा कि कुश्ती संघ में बेटियों के सम्मान की लड़ाई से राजनीति को जितना दूर रखा जाता उतना ही अच्छा होता। विनेश और बजरंग ने राजनीति का रास्ता क्यों चुना ये तो वही जाने, लेकिन वो रेसलिंग फेडरेशन में सुधार की लड़ाई जारी रखेंगी। ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, पर्सनल चॉइस है उनकी कि वो पार्टी में जाना चाहते हैं। बाकी मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं हमें त्याग कर देना चाहिए। और बाकी जो हमारा जो आंदोलन था, जो बहन बेटियों की लड़ाई थी, वो उसको गलत रूप ना दिया जाए। मैं अभी भी उस पर डट के खड़ी हूँ। जो हमारा आंदोलन है वो अभी भी मेरी तरफ से बिल्कुल जारी है। मेरे पास भी ऑफर आए बड़े, लेकिन मुझे यूँ था कि मैं जिस चीज़ से जुड़ी हूँ, जो मैंने एक अच्छी शुरुआत की है, मैं उसको पूरा लास्ट तक लेकर जाऊँ। मेरी सिर्फ लड़ाई एक ही आदमी से थी, वो ब्रिजभूषण है, कि उसने बहन बेटियों का शोषण किया था। तो लड़ाई मेरी उसी तक है। मेरी किसी पार्टी से कोई व्यक्तिगत रूप से ना कोई जुड़ाव है, ना कोई द्वेष है। इन महिला पहलवानों को संघर्ष के रास्ते पर उतारने वाले ब्रिजभूषण शरण सिंह अभी भी सुधरे नहीं हैं। वो कमेंट करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर सबसे पहला रिएक्शन ब्रिजभूषण शरण सिंह का ही आया। ब्रिजभूषण ने गोंडा में एक प्रोग्राम के दौरान विनेश और बजरंग पर कटाक्ष किया। कहा वो जो बात शुरू से कह रहे थे वो आज सच साबित हो गई। पूरा देश जान गया कि जंतर मंतर के आंदोलन के पीछे कौन था। अब उन्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इसमें पूरा देश इंतजार कर रहा है कि कुछ बोले। हम बोल नहीं रहे, क्योंकि हमको जो बोलना था, आरोप लगा था, तब हमने बोल दिया था ये षड्यंत्र कांग्रेस का है, ये षड्यंत्र दीपेंद्र हुड्डा का है, ये षड्यंत्र भूपेंद्र हुड्डा का है। मैंने बोल दिया था, आज देश बोल रहा है। अब हमको बोलने की क्या जरूरत है, अब तो देश बोल रहा है। ब्रिजभूषण तो बोले, लेकिन विनेश के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी के ज्यादातर नेता खामोश रहे। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने सिर्फ इतना कहा कि वो चैंपियन बेटी के तौर पर विनेश का हमेशा सम्मान करेंगे। लेकिन विनेश फोगाट अब तक देश की बेटी थी, अब वो कांग्रेस की बेटी बनना चाहती हैं, तो भला बीजेपी को क्या एतराज हो सकता है। अनिल विज ने कहा आज एक बात साफ हो गई कि पहलवानों के आंदोलन के पीछे कांग्रेस थी। पहले दिन से ही इनकी बैक पे थी और इनके उकसाने से ही वो आंदोलन चल रहा था, नहीं तो उसका बहुत जल्दी फैसला भी हो जाता। नहीं, अगर वो देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती है तो हमें क्या एतराज है। अनिल विज और ब्रिजभूषण शरण सिंह को बजरंग पूनिया ने करारा जवाब दिया। बजरंग ने कहा जब वो जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे तब उन्होंने बीजेपी के महिला सांसदों को चिट्ठी लिखी थी, सपोर्ट मांगा था, लेकिन तब बीजेपी ने उनका साथ देने के बजाय उन्हें बदनाम किया। इसलिए वो कांग्रेस में आए ताकि इंसाफ की लड़ाई जारी रख सके। जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था, हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए।
तो देश की बेटियों की जो आवाज़ उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे। विनेश और बजरंग के बारे में बृजभूषण शरण सिंह को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हीं की हरकतों की वजह से पहलवानों को सड़क पर उतरना पड़ा, उन्हीं की धमकियों की वजह से पहलवान बेटियों को संघर्ष करना पड़ा। बृजभूषण के हटने के बाद भी रेसलिंग फेडरेशन का रवैया नहीं बदला। पहलवानों ने कोर्ट में केस भी किया, लेकिन वहां भी बृजभूषण ने उन्हें कानूनी दांव पेचों में फंसा दिया। वो कब तक लड़ते, कब तक इंतजार करते? उन्हें सियासी अखाड़े में उतरना पड़ा। राजनीति के मैदान में आना और चुनाव लड़ना उनकी चॉइस कम और मजबूरी ज्यादा है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों ने उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। बजरंग और विनेश ने कुश्ती के मैदान में देश का नाम रोशन किया, देश के लिए मेडल जीते, इसलिए उनके फैसले का सम्मान होना चाहिए। विनेश ने जिस हिम्मत के साथ बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ी, सड़क से उठकर पेरिस में ओलंपिक के फाइनल तक का सफर तय किया, इसने उनको आइकॉन बना दिया। अगर चुनाव लड़कर विनेश अपना पॉलिटिकल एम्बिशन पूरा करना चाहती हैं तो यह उनका अधिकार है। इस पर कम से कम वो तो खामोश रहें जिनका लोकसभा का टिकट उनकी पार्टी ने काट दिया था। आज कांग्रेस के कैंप से एक और खबर आई। सीसी की मीटिंग के बाद कांग्रेस के नेताओं ने इशारों में क्लियर कर दिया कि हरियाणा में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के अलायंस के साथ गुंजाइश काफी कम है। असल में हरियाणा में कांग्रेस की लोकल लीडरशिप आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस के पक्ष में नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सिंह सुरजेवाला दोनों साफ साफ कह चुके हैं कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने पर कांग्रेस को नुकसान होगा। पंजाब में कांग्रेस के बड़े नेता प्रताप सिंह बाजवा भी कह चुके हैं कि कांग्रेस केजरीवाल की पार्टी से जितना दूर रहे उतना बेहतर। इसके अलावा आज यह भी पता चला कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में कम से कम 10 सीटें मांग रही है, लेकिन कांग्रेस 2-3 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने आज कहा कि बातचीत चल रही है और उनकी पूरी कोशिश है कि कांग्रेस के साथ समझौता हो जाए, अलायंस हो जाए। देखिए, अभी बातचीत चल रही है, हम होपफुल हैं। हमें उम्मीद है कि ज़रूर देश हित में, राष्ट्र हित में, हरियाणा के हित में गठबंधन होगा। हम हर संभव प्रयास उस दिशा में कर रहे हैं। भाई चर्चाएं चल रही हैं, अब इस पे बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं हो सकती है, बट उम्मीद है, उम्मीद कायम है। राघव चड्ढा भले उम्मीद जता रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि आज शाम को आम आदमी पार्टी के नेता अलायंस पर मीटिंग के लिए कांग्रेस के नेताओं को फोन करते रहे, लेकिन टाइम मिलना तो दूर, फोन किसी ने उठाया भी नहीं। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि वो उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने में इतने बिजी थे कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के फोन भी नहीं उठा सके, इसलिए फिलहाल अलायंस पर बात आगे नहीं बढ़ सकी। आम आदमी पार्टी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे? अभी भी जगह है? मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, इट इज अंडर कंसिडरेशन। अभी कुछ आगे डेवलपमेंट नहीं आया तो पूरे दिन इसमें व्यस्त रहे लगातार। वेल आई एम हैंडलिंग दैट, तो मैं जो उनकी ओर से मुझसे फोन भी आते रहे। अभी यहाँ से आपसे अलग होते हुए ऑफिस में जाके उनसे बात करूँ। वो हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी बात रखते हैं, वो भी अपनी बात रखते हैं, दबाव बनाते हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं। इट इज पार्ट ऑफ द गेम। दीपक बाबरिया ने यह भी बताया कि आज शाम को थोड़ी देर बाद हरियाणा में कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी हो सकती है। उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट अलायंस का फैसला फाइनल होने के बाद ही होती है, लेकिन दीपक बाबरिया कह रहे हैं कि वो उम्मीदवारों के नाम तय करने में बिजी थे, इसलिए अलायंस पर बात आगे नहीं बढ़ी। इसका मतलब साफ है कि हरियाणा में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस होने की गुंजाइश, संभावना कम है, और अगर हुआ भी तो कांग्रेस की शर्तों पर होगा। कांग्रेस जो 2-4 सीटें देगी, केजरीवाल को उतनी ही सीटों पर संतोष करना पड़ेगा। वैसे हो सकता है कि देर रात कांग्रेस की लिस्ट जारी हो जाए, इसके बाद
गठबंधन की चर्चा पर स्थिति क्लियर हो जाएगी, विराम लग जाएगा। विनेश फोगाट आज कांग्रेस में शामिल हो गई, हरियाणा में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी, लेकिन विनेश और उनकी बहन बबीता फोगाट पहले से सियासत में हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चरखी दादरी से चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन वो हार गई थी। इस बार बबीता फोगाट चुनाव के मैदान में दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि बीजेपी ने उनका टिकट काटकर जेल सुपरिटेंडेंट से वीआरएस लेने वाली सुनील सांगवान को चरखी दादरी सीट से कैंडिडेट बनाया है। इस सीट से सुनील सांगवान के पिता सतपाल सांगवान भी विधायक रह चुके हैं। आज जिस वक्त विनेश फोगाट कांग्रेस की मेंबरशिप ले रही थी, उसी वक्त बबीता फोगाट ने ट्विटर पर लिखा कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है, इसलिए अगर पार्टी ने उनको टिकट न देने का फैसला किया है तो ये फैसला उन्हें मंजूर है और वो आम कार्यकर्ता की तरह बीजेपी के लिए काम करती रहेंगी। बबीता फोगाट ने तो पार्टी के फैसले को मान लिया, बगावत नहीं की, लेकिन बीजेपी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो टिकट कटने से नाराज हैं। कोई रो रहा है, कोई निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहा है और कोई कांग्रेस या किसी दूसरी पार्टी से टिकट की जुगाड़ में लग गया है। कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। टिकट कटने से नाराज हरियाणा में बीजेपी के ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष कर्णदेव कांबोज ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कांबोज इंदिरी सीट से टिकट चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने सिटिंग विधायक रामकुमार कश्यप को ही टिकट दे दिया। इससे कर्णदेव कांबोज नाराज हो गए। कांबोज मुख्यमंत्री नायब सैनी के करीबी माने जाते हैं। नायब सिंह सैनी उन्हें मनाने के लिए खुद उनके घर गए। कर्णदेव कांबोज मुख्यमंत्री से मिले, लेकिन हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। सैनी ने कांबोज की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन कांबोज ने हाथ जोड़ लिए। हालांकि कर्णदेव कांबोज ने पार्टी नहीं छोड़ी है, वो अपनी नाराजगी जाहिर भी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के कई नेता ऐसे हैं जो टिकट कटने के बाद अपने समर्थकों के सामने फूट फूट कर रो पड़े, पार्टी को कोसने लगे। पूर्व विधायक शशि रंजन परमार का टिकट कटा तो वो कैमरे के सामने रोए, कहा अब वो करें तो क्या करें। शशि रंजन परमार भिवानी और तोशाम में से किसी भी एक सीट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन भिवानी से बीजेपी ने घनश्याम सर्राफ को टिकट दे दिया और तोशाम से कांग्रेस छोड़कर अभी अभी बीजेपी में आई श्रुति चौधरी को उम्मीदवार बना दिया। टिकट न मिलने पर शशि रंजन का दर्द छलक उठा। हमारा लिस्ट में नाम आएगा। हौसला के बताइए, आपकी कर्मठ तब दिखेगी पार्टी को, सबको दिखेगी। मुझे आश्वासन देना पड़ता है। फरीदाबाद से भी ऐसी तस्वीरें आई। फरीदाबाद की पृथला सीट से बीजेपी नेता दीपक डागर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उनकी जगह टेकचंद शर्मा को टिकट दे दिया। इससे नाराज दीपक डागर ने पहले पार्टी के नेताओं को चिट्ठी लिखी, कहा उनके साथ विश्वासघात हुआ है। इसके बाद दीपक डागर ने अपने सपोर्टर्स को जुटाया और रो रो कर कहा कि उनके साथ पार्टी ने बड़ी नाइंसाफी की है। अब वो अपने समर्थकों की महापंचायत बुलाकर अगली रणनीति पर फैसला लेंगे। फरीदाबाद की बहादुरगढ़ सीट पर बीजेपी के टिकट ने एक ही परिवार में लड़ाई लगा दी है। असल में बहादुरगढ़ से बीजेपी के पूर्व विधायक नरेश कौशिक टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने नरेश कौशिक के छोटे भाई दिनेश कौशिक को उम्मीदवार बना दिया। लिस्ट आने के बाद नरेश कौशिक समर्थकों के बीच मंच पर भावुक हो गए। पहले तो उन्होंने अपने छोटे भाई को जी भरकर गालियां दी, बीजेपी के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ को भी कोसा, पार्टी को 9 सितंबर तक कैंडिडेट बदलने की वार्निंग दी और फिर मंच पर ही आंसू बहाने लगे। मेरी बच्ची की शादी थी, एक लड़की मेरे भाई की थी और इस कुत्ते कमीने ने मेरे को शादी में सामने दिया। कुछ लोग रो रो कर अपना दर्द जाहिर कर रहे हैं, जबकि कुछ नेता ऐसे भी हैं जो पार्टी को आंख दिखा रहे हैं। कालका से बीजेपी की पूर्व विधायक लतिका शर्मा का टिकट इस बार बीजेपी ने काट दिया है। कालका से बीजेपी ने लतिका शर्मा के बजाय शक्ति रानी शर्मा को मैदान में उतारा है। इसी से नाराज होकर लतिका शर्मा ने भी अपने समर्थकों की भीड़ जुटाई, शक्ति प्रदर्शन किया और कहा बीजेपी कालका से कैंडिडेट बदले
उनको टिकट दे, वरना पार्टी घाटे में रहेगी। मेरे को मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि तू दिल्ली चल, मैं नहीं गई, मैं रोना नहीं चाहती। हरियाणा में जो रोना धोना, नाराजगी, धमकी, बगावत, रूठने मनाने का दौर चल रहा है, वो हर चुनाव से पहले सभी पार्टियों में देखने को मिलता है। कांग्रेस की लिस्ट आएगी तो कांग्रेस में भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। आम आदमी पार्टी में शायद ऐसा ना हो, क्योंकि हरियाणा में केजरीवाल की पार्टी का टिकट मांगने वाले काफी कम हैं। जिस पार्टी की ताकत ज्यादा होती है, जिसके जीतने की उम्मीद होती है, उसका टिकट मांगने वालों की संख्या भी ज्यादा होती है, और इसीलिए जब टिकट नहीं मिलता तो नाराज होने वालों की संख्या भी ज्यादा होती है। क्योंकि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की पोजीशन अच्छी है, इसलिए अंदरूनी झगड़े भी ज्यादा हैं, और उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद नाराज होने वालों की संख्या भी ज्यादा हो सकती है। जम्मू कश्मीर में चुनाव की गर्मी अब रूठने मनाने से आगे निकल चुकी है। कैंपेन शुरू हो गया है। आज अमित शाह जम्मू में थे। अमित शाह ने विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी किया। अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने घर की एक महिला को हर साल 18,000 रुपए देने, उज्ज्वला लाभार्थियों को हर साल 2 LPG सिलेंडर मुफ्त देने, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने, अग्निवीरों को जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षण देने और जम्मू कश्मीर में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत जैसे 25 वादे किए हैं। संकल्प पत्र जारी करने के बाद अमित शाह ने आर्टिकल 370 की बात की। कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आर्टिकल 370 की वापसी का वादा किया है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। 370 के मुद्दे पर कांग्रेस की खामोशी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे का मौन समर्थन है। अमित शाह ने कहा, कोई कितनी भी ताकत लगा ले, कुछ भी कह ले, लेकिन एक बात तय है, आर्टिकल 370 हमेशा के लिए गया, अब कभी उसकी वापसी नहीं होगी। एक जमाने में धारा 370 की परछाई में यहां पर अलगाववादियों की मांगे, हुर्रियत जैसे संगठन और हुर्रियत जैसे संगठनों के नतमस्तक होती हुई सरकारें हमने देखी थी। ये 10 साल के अंदर आज धारा 370 और 35A पास्ट बन गया है। वो हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। इसका पूरे भारत और जम्मू कश्मीर की जनता को आनंद है। बड़ी दुख की बात है, विगत दिनों में एनसी का एजेंडा मैंने पढ़ा है। क्या एजेंडा है? पत्थरबाजी की घटना करने वालों को हम छोड़ देंगे, टेररिज्म के केस में जो जेल में इन पर पुनर्विचार करेंगे, जो टेररिस्टों के सगे संबंधी पर कठोर कार्यवाही की है इस पर पुनर्विचार करेंगे, फिर से 2 झंडे प्रस्तापित करेंगे। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा के साथ कांग्रेस पार्टी सहमत है या नहीं है? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। मुझे मालूम है वो नहीं देंगे। मैं बता देता हूं, वो पूर्णतया सहमत है। मगर मैं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौटकर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं। इसके बाद अमित शाह ने आरक्षण का मुद्दा उठाया और कहा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद आज जम्मू कश्मीर में गुर्जरों और बकरवालों को रिजर्वेशन मिला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इन वर्गों से आरक्षण छीनना चाहती है, लेकिन बीजेपी किसी कीमत पर ऐसा नहीं होने देगी। धारा 370 के कारण यहां रिजर्वेशन संभव नहीं हो पाता था, महिलाओं को अन्याय होता था, दलित भाइयों को अन्याय होता था, ट्राइबल्स को अन्याय होता था। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने यहां आरक्षण को जमीन पर उतारने का काम किया है। आज एससी वर्ग का भी आरक्षण हुआ है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 10% आरक्षण हुआ है, ओबीसी का आरक्षण बढ़ाया गया है। गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ियों को सालों से जो आरक्षण नहीं मिलता था, उसको आरक्षण देने की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। हमने एनसी का एजेंडा देखा है। उन्होंने कहा है
कि हम इस पर पुनः विचार करेंगे। मैं श्री उमर अब्दुल्ला को बताना चाहता हूं, उमर साहब, चुनने का नतीजा जो आए वो आए, हम गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी के आरक्षण को आपको छूने नहीं देंगे, ये बात आप याद रखें। अमित शाह आज जब उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी के मैनिफेस्टो पर सवाल उठा रहे थे, उस वक्त उमर अब्दुल्ला गांदरबल में चुनाव प्रचार कर रहे थे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में जम्मू कश्मीर के लोगों के हक की बात की है, चाहे जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हो, आर्टिकल 370 हो या जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की बात हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने के बाद कश्मीर को उसका पूरा हक दिलाया जाएगा। और इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने यूपी और आसाम का जिक्र किया, कश्मीरी मुसलमानों को डराने की कोशिश की। उमर अब्दुल्ला ने कहा यूपी में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अगर बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनी तो यहां भी बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने कश्मीरी मुसलमानों को यूपी और असम का जिक्र करके वहां के हालात की याद दिलाई। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यूपी में जिस तरह से मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, वैसा बुलडोजर यहां भी आ सकता है। बाकी मुल्क में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो हमसे कोई छुपी हुई बात नहीं है। यूपी में जिस तरह मुसलमानों के घरों पे, दुकानों पे रोज बुलडोजर चलाए जाते हैं, उसका तो परसों सुप्रीम कोर्ट ने उसका जायजा लिया और कहा यह गैर कानूनी है। जिस तरह यूपी में हमारे मस्जिदों पे, दरगाहों पे, हमारे मदरसों पे ताले लगाए जा रहे हैं, वो बात हमसे छुपी हुई नहीं है। जिस तरह आसाम में बीजेपी की हुकूमत में हर बार अगर किसी को जलील करने की कोशिश की जाती है तो मुसलमानों को, वहां जब सैलाब आता है तो कहते हैं ये जिहादी सैलाब है। हमने जम्मू कश्मीर को उन ताकतों से बचाना है जो वैसे हालात यहां पैदा करना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला के निशाने पर बीजेपी है, लेकिन महबूबा मुफ्ती के निशाने पर आजकल उमर अब्दुल्ला और उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। उमर अब्दुल्ला ने पहले कई मौकों पर यह कहा था कि जब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अब उमर गांदरबल और बड़गांव 2 असेंबली सीटों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसीलिए आज महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उमर अब्दुल्ला हो या फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। ये लोग 1947 से कश्मीर के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। अब कश्मीर के लोगों को इनका चरित्र समझ में आ जाना चाहिए। उमर साहब पिछले 3-4 साल से एक ही बात दोहरा रहे थे कि जब तक जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड वापस नहीं होगा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, कतन नहीं लड़ूंगा। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि यूटी में इलेक्शन लड़ना, चीफ मिनिस्टर बनना, तो मैं कल एलजी के दरवाजे पे एक चपरासी की ट्रांसफ़र के लिए खड़ा नहीं होना चाहता हूँ। तो आज उन्होंने अपनी वो जो बात को उसको बदल दिया, न सिर्फ एक बल्कि 2-2 जगह से लड़ रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा होना चाहिए कि इनके कॉल और फ़ैल में कितना फ़र्क है, जो कहते हैं और करते क्या हैं। और यही इन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ 1947 से किया है। जम्मू कश्मीर के चुनाव में आप देखेंगे सब पार्टियां किसी न किसी को डराने में लगी हैं। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस आई तो गुर्जरों और बकरवालों से आरक्षण छीन लेगी। उमर ने मुसलमानों को डराया कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो बुलडोजर चल जाएगा। महबूबा ने वोटर्स को चेताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जनता को ठगने का काम करते हैं। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, डराने धमकाने का सिलसिला और तेज होगा। और अब बात बिहार की। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा कि उन्होंने 2 बार गलती की, लेकिन वो अब कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। असल में हुआ ये कि कल से सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार और लालू यादव की मुलाकात का एक वीडियो सर्कुलेट होने लगा। इस वीडियो के आधार पर दावा किया गया कि लालू और नीतीश की मीटिंग हो गई है, नीतीश लालू से मिलने गए थे, बिहार में सियासी समीकरण फिर बदलने वाले हैं। और इसके बाद तेजस्वी यादव ने बयान भी दिया कि नीतीश कुमार के बोलने पर बीजेपी ने पाबंदी लगा दी है।
15 दिन से नीतीश कुमार ने किसी प्रोग्राम में कोई भाषण नहीं दिया है, क्योंकि उन्हें बोलने से मना किया गया है। मुख्यमंत्री बस नाम के हैं, उनके बस में कुछ नहीं है। इसके बाद आज पटना में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की नीतीश कुमार से मुलाकात हुई। फिर दोनों नेता पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एक आई हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन में पहुंचे। यहां नीतीश ने भाषण भी दिया और उन दावों को भी गलत बताया जिनमें उनकी एक बार फिर पलटी मारने की बात कही जा रही थी। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी के साथ उनका रिश्ता 30 साल पुराना है। बीच में 2 बार उनसे गलती हो गई, लेकिन अब नहीं होगी। वो इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। आप पहले वाले क्या करते थे? कुछ करते थे? अभी तक जितना बढ़ाई दें, अब आजकल मीडिया वाले आप लोग हैं, सबका छुप छप वही करते। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अगर देख लीजिए, कभी कोई काम किया था जी लोग, लेकिन झूठे वो सबके पर्चा छपता रहता। हम आजकल देखते हैं बिहार के अखबार में, दिल्ली के अखबार में भी छपा रहता। कोई काम किया है क्या? जो भी काम किया है, हम ही लोग एक साथ थे। हम लोगों ने, दोनों ने मिलकर के सारा काम किया है यहां, और उसी के चलते हुआ है। लोग अपना इधर से उधर जो भी लिया। नीतीश को यह बात इतने एम्फेसिस डालकर क्यों कहनी पड़ी, ये मैंने आपको बता दिया। हालांकि जो वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया गया, उसकी जांच करवाई तो पता लगा वो वीडियो 2 साल पुराना है, 2022 का है। लालू की सेहत का हाल जानने उस वक्त नीतीश उनके घर गए थे, लेकिन अब कई दिनों से तेजस्वी यादव नीतीश की सेहत पर सवाल उठा रहे हैं। कल ही तेजस्वी ने कहा था कि नीतीश कुमार आजकल किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाते, अगर जाते हैं तो कुछ बोलते नहीं, भाषण भी नहीं देते। इसकी वजह क्या है, किसी को नहीं पता। मुख्यमंत्री कई बार जो है दौरा करते हैं, बड़ी बड़ी योजना होती है, तो मुख्यमंत्री का उन अधिकारियों ने भाषण छुड़वा दिया है। पहले कोई भी कार्यक्रम होता था, कहीं का भी उद्घाटन होता था, शिलान्यास होता था, तो मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, विभागीय मंत्री हो, वो वक्तव्य दिया करते थे, भाषण दिया करते थे योजना को लेकर के। लेकिन इन कुछ चुनिंदे अधिकारियों ने तो मुख्यमंत्री का भाषण छुड़वा दिया। अब पता नहीं क्या कारण है। आप लोगों को देख लीजिएगा, एक एक योजना, बड़ी से बड़ी योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री भाषण नहीं देते हैं। अभी राजगीर में भी जो हुआ, कहाँ कुछ हुआ? कोई भाषण नहीं। कहीं भी हो जाए, रोड का हो या कुछ भी हो, कहीं कुछ ये नहीं बोलते। तेजस्वी यादव आजकल नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, लेकिन बार बार ये इल्जाम लगाते हैं कि नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है, बीजेपी ने उन्हें हॉस्टेज बना लिया है, वो कोई फैसला नहीं कर सकते, उनके हाथ में कुछ नहीं है। और आज नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के ऐसे हर आरोप का जवाब दिया। तेजस्वी यादव का जिक्र आज आपकी अदालत के रिकॉर्डिंग के दौरान भी हुआ। आपकी अदालत में इस बार मेरे मेहमान हैं प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के बारे में तीखे कमेंट किए। प्रशांत किशोर आजकल बिहार को लेकर चर्चा में हैं। वो अपनी पार्टी बनाएंगे, चुनाव लड़वाएंगे, और जाहिर है उनके निशाने पर तेजस्वी यादव भी हैं। तेजस्वी भी लगातार प्रशांत किशोर को ललकारते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर का अपना बिजनेस है, वो इधर उधर का डेटा लेकर उधर दे देते हैं। प्रशांत किशोर की यात्रा पर कमेंट करते हुए तेजस्वी ने कहा कि वो टेंट सिटी बनाकर चलते हैं, लाइट वाइट और कारपेट का फुल अरेंजमेंट रहता है, लेकिन इन सबसे कुछ होने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को 9वीं फेल कहते हैं। मैंने प्रशांत किशोर से पूछा, तेजस्वी का राजनीतिक अनुभव उनसे कहीं ज्यादा है। तेजस्वी 12 साल से सियासत में है, मंत्री रहे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, और जब प्रशांत किशोर नए हैं, आप उन्हें 9वीं फेल क्यों कहते हैं?
तो आप 9वीं फेल क्यों कहते हैं? भाई रजत जी, आप बताइए, आप पत्रकार हैं तो मैं आपको क्या कहूँ, वकील कहूँगा? भाई आप पत्रकार हैं, मैं आपको पत्रकार कहूँगा। तेजस्वी यादव 9वीं फेल है तो इसे 9वीं फेल कह रहा हूँ। कि पिताजी मुख्यमंत्री, माताजी मुख्यमंत्री, वो व्यक्ति 9th क्लास पास न करे, ये दिखाता, सिर्फ ये नहीं दिखाता कि वो पढ़ने में अच्छे खराब है, ये दिखाता है कि शिक्षा को लेकर उनके मन की सोच क्या है, शिक्षा की महत्ता कितनी उनके मन में है। आप ये बताइए कि बिहार का एक साधारण लड़का, बिहार की क्या पहचान है कि बहुत गरीब राज्य है, लोग मजदूरी करने आते हैं और जो लड़के पढ़े लिखे हैं 3-3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल लोग छोटे छोटे कमरों में चौकी पर पीठ सीधा करके आधा पेट खाकर पढ़ाई करते हैं कि मैं नौकरी करूंगा, कुछ बन जाऊंगा। क्लर्क बनने के लिए, चपरासी बनने के लिए, सिपाही बनने के लिए आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल मेहनत करनी है, और आप 9वां भी नहीं पास किए हैं और आप कहते हैं हम बिहार के राजा बनेंगे। कैसे मान लिया जाए, कैसे मान लेंगे? और मैं बिहार का होने के नाते क्यों नहीं इसका विरोध करूंगा? प्रशांत किशोर ने आपकी अदालत में तेजस्वी के अलावा बिहार के कई और मसलों पर खुलकर बात की। प्रशांत किशोर ने यात्रा निकाली, 2 साल से बिहार के गांव-गांव घूमे। वो कहते हैं कि 2 अक्टूबर को पार्टी बनवाएंगे, बिहार की सारी विधानसभा पर चुनाव लड़वाएंगे, पर अपने लिए कोई पद नहीं लेंगे, कोई पोजीशन नहीं लेंगे। इसके पीछे प्रशांत किशोर की मंशा क्या है, इसका जवाब भी आपको मिलेगा आपकी अदालत में। प्लीज वेलकम प्रशांत किशोर। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका असेसमेंट गलत कैसे हो गया, ये 40-50 सीटें कम कैसे हो गई, तो मैं कहता हूं मैंने प्रशांत किशोर पे यकीन किया। मेरी गलती है, मेरा जो अनुमान था, वोट शेयर ठीक था, एनालिसिस ठीक थी, लेकिन जो अनुमान हम लोग का था कि 300 सीट के आसपास भाजपा को आ सकता है, आएगा, वो 240 आया। गलती एग्जिट पोल करने वालों ने की और ब्लेम हमारे ऊपर आ गया। इसी से गलती हो सकती है, वो एक बात है। उसके पीछे मोटिव डालना, जब तक कि आपके पास प्रमाण ना हो, मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। पिताजी ने एक बहुत अच्छी बात बताई जीवन में कि जो कुछ नहीं करता है वो सिर्फ आलोचना करता है। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार और पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रशांत किशोर आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि नीतीश कुमार ने आज पटना में आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उन्होंने बिहार में कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनवाए, हेल्थ सर्विसेज को कितना बेहतर बनाया। लेकिन अब जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं, उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। बिहार में सरकारी सिस्टम कैसे काम करता है, ये तस्वीरें उसका सबूत हैं। मुजफ्फरपुर में 15 साल पहले एक हॉस्पिटल बना, लेकिन आज तक वहां इलाज शुरू नहीं हो पाया। हॉस्पिटल की बिल्डिंग के आसपास बड़ी बड़ी घास उगाई है। बिल्डिंग खंडर में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि बिहार की सरकार को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई हॉस्पिटल बिहार में कहीं है। ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर के पारू ब्लॉक के सरैया गांव में बने उसी सरकारी हॉस्पिटल की हैं। हॉस्पिटल बिल्डिंग में इमरजेंसी है, वार्ड्स हैं, लैब है, डॉक्टर्स के लिए हॉस्टल है, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में यह हॉस्पिटल ही गायब है। करीब 2 एकड़ की सरकारी जमीन पर यह हॉस्पिटल किसने बनवाया, कब बनवाया, इसमें कितनी लागत आई, इसे किस फंड से बनवाया गया, कितना पैसा लगा, इसके बारे में न कोई सरकारी रिकॉर्ड मौजूद है और न हॉस्पिटल के बारे में अफसरों को कुछ पता है। जब हमारे संवाददाता नीतीश चंद्रा इस गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा हॉस्पिटल की बिल्डिंग खंडर बन चुकी है, आसपास झाड़ उगाए हैं, हॉस्पिटल के अंदर सब कुछ टूटा फूटा है। इस बिल्डिंग के दरवाजे, खिड़कियां, चौखट, ग्रिल, बिजली की वायरिंग, वॉशरूम की फिटिंग, सब कुछ गायब है। दीवारें टूट चुकी हैं, छत का प्लास्टर गिर रहा है और टाइल्स को भी कुछ लोग उखाड़ कर ले गए। मुजफ्फरपुर के पारू में एक ऐसा सरकारी अस्पताल जो 15 साल से बनकर तैयार है, लेकिन आज तक इसकी शुरुआत ही नहीं हुई।
ठीक बगल में आप देखिए जो एक 2 मंजिला बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये यहाँ के डॉक्टरों के लिए, यहाँ के स्टाफ के लिए तैयार किया गया था, लेकिन अब वो भी जंगल में तब्दील हो चुका है। और ठीक इसके बाएं हिस्से में ये जो हिस्सा है ये ओपीडी के तौर पर इस्तेमाल होना था, लेकिन अब ये अस्पताल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। अब अंदर की तस्वीर आप देख लीजिए, यहाँ कुछ भी बचा हुआ नहीं है। यहाँ जो कमरे बनाए गए हैं, जो दीवारें हैं, वो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं। अब यहाँ देखिए जो अंदर कुछ खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, वो सब टूटे हुए। ये देखिए चौखट का हिस्सा, अब ये चौखट ही पूरी तरह से गायब हो गई, जो लकड़ी का हिस्सा होगा। सब कुछ यहाँ से चोरी हो चुका है। बीच के हिस्से में देखिए जो टाइल्स बिछी हुई है, लेकिन किनारे के हिस्से में आप देखिए तो पूरी तरह से सब कुछ गायब है। हर कमरे की चौखट, दरवाज़ा, ग्रिल सब कुछ गायब। यहाँ अब बाथरूम का हिस्सा देखिए, बाथरूम भी यहाँ पर बनकर तैयार था। यहाँ पर एक नल भी है, लेकिन नल की जो टोटी है वो गायब हो चुकी है। ये यहाँ पर जो टॉयलेट है उसकी हालत देख लीजिए, कुछ भी नहीं बचा है अब इसमें। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्रा ने जब ये पता लगाने की कोशिश की कि अगर ये हॉस्पिटल बना तो शुरू क्यों नहीं हुआ, आसपास के लोगों से बात की, गांव के मुखिया से पूछा, सबने यही कहा वो खुद हैरान है जब इतना बड़ा सरकारी हॉस्पिटल बनाया गया तो उसे शुरू क्यों नहीं किया गया। गांव के मुखिया आमोद शर्मा ने बताया कि यह हॉस्पिटल 2008 या 2009 में बना था। इसी गांव के रहने वाली एक महिला IAS अधिकारी थी, हेल्थ डिपार्टमेंट में बड़ी अफसर थी। वो चाहती थी इस गांव में एक हॉस्पिटल बने। उनके प्रयासों से हॉस्पिटल तो बन गया, लेकिन शुरू नहीं हो पाया। इसके बाद गांव के लोगों ने तमाम कोशिशें की, लोकल MLAs और MP से भी बात की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। हमको पूरी तरह से याद है ये 8 या 9 में बना, हमको अच्छी तरह से याद है। काम हो रहा था, उसमें हम लोग भी आके बोले भी थे कि अच्छे से मटेरियल लेके काम करना है। और काफ़ी उम्मीद हमारे स्थानीय पंचायत वासी से लेके और अगल बगल के गांव पंचायत के सभी लोगों को काफ़ी उम्मीद था कि यहाँ अच्छे से लोगों का गरीब का इलाज होगा। लेकिन ये मतलब भ्रष्टाचार के बहुत बड़े मतलब बलिदान पे चढ़ गया ये हॉस्पिटल, जो आज तक चालू नहीं हो पाया। और जब से बना, हम उस समय मुखिया नहीं हुआ करते थे, हम उस समय भी काफ़ी प्रयास किए। क्या कह रहे थे अधिकारी जब आप मिलते थे? बोले कि ये हॉस्पिटल किसी लिस्ट में ही नहीं है जिला के। विधायक सांसद लोगों से भी कहा कि हाउस क्वेश्चन किया जाए, इसको आगे कुछ किया जाए कि इतना बड़ा भवन बना, कोई सुविधा हमारे ग्रामवासी को नहीं हो पा रहा है। बहुत दुख की बात है, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला हम लोगों को। गांव वालों का कहना है कि अफसर कहते हैं कि उनके रिकॉर्ड में अगर ये हॉस्पिटल नहीं है तो फिर इसे कोरोना के दौरान क्वारंटाइन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल कैसे किया गया। कुछ गांव वालों ने कहा जिस हॉस्पिटल में लोगों का इलाज होना चाहिए वो शराबियों और अपराधियों का अड्डा बन गया है। यहाँ यही सब लूटपाट के सब तोड़ फाड़ के यहाँ के लोग बर्बाद कर दिया हॉस्पिटल को। इतना बढ़िया आईना की तरह, शीशा की तरह चमकता था, सब उखाड़ लिया। नीचे के पटरी जितना बैठाया गया था सब लूट लिया। आज तक इसमें कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई कभी चालू हुआ ही नहीं। सिर्फ एक बार ये कोरोना टाइम में क्वारंटाइन के लिए ये इस्तेमाल किया गया था, बस। उसके बाद से ये फिर वैसे कोई सही है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग कहती है कि यह सरकार के किसी लिस्ट में नहीं है, लेकिन कोरोना काल में सरकार ने इसको क्वारंटाइन सेंटर किस आधार पर बनाया था? यहाँ क्वारंटाइन सेंटर भी चला था सर, इस क्वारंटाइन सेंटर से पैसा भी उठा है सर। शराबियों का अड्डा बन गया है, कहाँ कहाँ के लड़का आता है दूर दूर के। एक बार तो पुलिस आया था तो हम लोग कहे थे तो गाड़ी छोड़कर इसी जन से भागा बांध पर। इसकी हालत तो बहुत गंभीर है और यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बहुत दिक्कत है। हम लोग को यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर PSC पारू में जाना पड़ता है। कोई भी अगर नॉर्मल बीमार हुए तो यहाँ से पारू जाना होता है, पारू से मुजफ्फरपुर जाना होता है। आप सोचिए, जिस बिहार में शराब बंदी है वहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये हॉस्पिटल रात में शराबियों का अड्डा बन जाता है। गांव के लोग पिछले कई साल से कोशिश कर रहे हैं कि यह हॉस्पिटल किसी तरह से शुरू हो जाए। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों से लेकर नेताओं तक खूब चक्कर काटे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र वहां पहुंचे, उन्होंने DM से बात की तो DM साहब ने अधिकारियों की टीम मौके पर भेजी, हॉस्पिटल के बारे में जानकारी हासिल की। डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो सरकारी जमीन पर बनी है, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट को इसके बारे में कुछ नहीं पता, जांच करेंगे तो फैक्ट सामने आएंगे। इसके बाद DM साहब ने कहा यह हॉस्पिटल बनकर तो तैयार हुआ, लेकिन
स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ने हेल्थ डिपार्टमेंट को इसका हैंडओवर नहीं दिया। ये बात सिविल सर्जन की शुरुआती रिपोर्ट में सामने आई है। इसलिए इस हॉस्पिटल का सरकारी रिकॉर्ड में कहीं कोई जिक्र नहीं है। डीएम सुब्रत सेन ने कहा वो इस मामले की जांच करवा रहे हैं। डिटेल रिपोर्ट आने के बाद इस पर एक्शन लिया जाएगा। कल जैसे इसकी जानकारी मिली तो सिविल सर्जन, डीपीएम, एमओआईसी, स्थानीय अंचल अधिकारी सब लोगों ने उसका भ्रमण भी किया है। कुछ स्थानीय सूचना भी इकट्ठा उन्होंने किया है और जैसा सिविल सर्जन का अभी तक बताना है, उन्होंने एक रिपोर्ट भी सबमिट किया है कि स्वास्थ्य विभाग को संभवतः हुआ हैंडओवर नहीं हुआ है, जो उन्होंने प्रथम दृष्टया बताया है। एक बार विस्तृत इस पर रिपोर्ट आ जाए उसके बाद संपूर्ण प्रतिवेदन को हम लोग संकलित करके विभाग को भेजेंगे और इसमें जो भी अग्रेतर कार्रवाई होगी, क्योंकि वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन करके काफ़ी दिनों से तैयार पड़ा हुआ है, तो उसका कैसे बेहतर उपयोग हो, आसपास के लोगों को सुविधाएं मिले, इस संबंध में विभाग से हम लोग दिशा निर्देश लेकर के और आगे कुछ दिनों में इस पर आवश्यक कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। ज़रा सोचिए, जिस बिहार में लोग इलाज के लिए तरसते हों, वहाँ करोड़ों रुपए से 15 साल पहले बना हॉस्पिटल खंडर में बदल गया। ये कितनी शर्म की बात है। उससे भी ज्यादा दुख की बात है कि इतनी बड़ी इमारत किसी को नजर नहीं आई। हॉस्पिटल किसने बनाया, क्यों बनवाया, ये किसी को पता ही नहीं है, न डीएम साहब को न मंत्री महोदय को। हमें उन्हें याद दिलाना पड़ा। आप कह रहे हैं जांच कराएंगे। जिस बिहार के डॉक्टर पूरी दुनिया में जाकर इलाज करते हैं, नाम कमाते हैं, उस बिहार में इलाज के नाम पर ऐसा मजाक, ये चिंता की बात है, जांच का विषय है। इस इलाके के लोगों को अपनी एमपी, अपने एमएलए से पूछना चाहिए कि वो कहां सो रहे थे। मंत्री महोदय से पूछना चाहिए, डीएम से पूछना चाहिए कि उन्हें नींद क्यों आ रही थी। आजकल बिहार में नई तरह की सियासत करने निकले प्रशांत किशोर इसी तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। बिहार की जनता को समझा रहे हैं कि अब नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दो। आपकी अदालत में इस बार प्रशांत किशोर ही मेरे मेहमान हैं। प्रशांत किशोर को आरजेडी के लोग बीजेपी का एजेंट कहते हैं। वो ये भी याद दिलाते हैं कि प्रशांत किशोर एक जमाने में नीतीश कुमार की पार्टी में थे, लेकिन प्रशांत किशोर कहते हैं कि वो सब बातें मैं बहुत पीछे छोड़ आया हूं। वो ये भी याद दिलाते हैं कि उन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ काम नहीं किया। इलेक्शन के रणनीतिकार के तौर पर उन्होंने ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन और वाईएस जगनमोहन रेड्डी जैसे अनेक नेताओं के साथ काम किया। प्रशांत किशोर अब कहते हैं कि वो ये सब काम छोड़कर बिहार के लिए काम करना चाहते हैं, बिहार के लोगों की जिंदगी सुधारने के लिए मिशन चलाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि लालू यादव और नीतीश कुमार के शासन के दौरान बिहार का कितना नुकसान हुआ। प्रशांत किशोर ने क्या कहा, इसकी एक झलक मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, बिहार में तो लोग ये कहते हैं कि चाहे जनसुराज जीते, चाहे आरजेडी जीते, चाहे बीजेपी जीते, चाहे जेडीयू जीते, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। हाँ, अभी तक तो ये रहा है। ऐसा इसलिए रहा है कि बिहार की जनता ने, यहाँ के लोगों को भी ये समझना चाहिए। कई बार लोगों को लगता है कि लालू जी इतने बड़े नेता है, बिहार में यही जीतते हारते हैं। लालू जी अपने दम पर, बिहार की जनता ने लालू जी को सिर्फ एक ही बार चुनाव जिताया है। पिछले 30 वर्ष में लालू यादव की पार्टी बिहार अपने दम पर एक ही बार जीती है, 1995 में। नीतीश कुमार को आज तक बिहार की जनता ने पूरा नहीं जिताया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो बिहार की दुर्गति है उसके लिए निश्चित तौर पर लालू और नीतीश जिम्मेवार हैं, लेकिन इसके लिए गुनहगार अगर कोई है तो वो कांग्रेस और भाजपा है। क्योंकि लालू जी 15 साल तक बिहार में जंगल राज इसलिए चला पाए क्योंकि कांग्रेस ने 15-20 सांसदों के लालच में बिहार और बिहार के बच्चों के भविष्य को गिरवी रखा। ऐसा नहीं कि उनको, मनमोहन सिंह इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनको पता नहीं है कि बिहार की इकोनॉमी क्या हालत है, लेकिन उन्होंने लालू यादव को, उनके पार्टी का समर्थन किया, वहां उनको सत्ता में रखा। इसलिए रखा कि देश में उनको 15-20 सांसद मिलते रहे। वही काम आज भाजपा कर रही है। नीतीश कुमार के 42 विधायक हैं। सबके आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 243 विधायकों के विधानसभा में नीतीश कुमार के सिर्फ 42 विधायक हैं, फिर भी वो मुख्यमंत्री हैं। क्यों है? क्योंकि भाजपा जो बड़ा दल है वो अपने 80 विधायकों के साथ नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। मतलब पूरे देश में भाजपा वाले दूसरे दलों को तोड़कर सरकार बना रहे हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां अपना विधायक देकर दूसरे को बनवा दिया है। क्यों बनवाया है? यहाँ 12-15 एमपी यहाँ आता रहे,
दिल्ली में हमारी सरकार चलती रहे, बिहार तो है ही मरने के लिए, बिहार के बच्चे तो है ही मजदूरी करने के लिए। आपकी अदालत में बिहार के मसलों के अलावा प्रशांत किशोर से बहुत सारे ऐसे सवालों पर बात हुई जो लोगों के मन में है, जैसे लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कम क्यों हुई, यूपी में बीजेपी को 29 सीटों का नुकसान क्यों हुआ, क्या इस चुनाव से राहुल गांधी का ग्राफ ऊपर चढ़ा है, क्या मोदी सरकार अपने 5 साल पूरे कर पाएगी। इन सब सवालों पर प्रशांत किशोर के जवाब आप देख सकेंगे आपकी अदालत में कल रात 10 बजे। आप तो राजनीति के जानकार हैं, लोग जानना चाहते हैं हुआ क्या, जहां पर राम मंदिर बना, जिसको लेकर के पूरे देश में लहर थी, उस सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार हार जाए। क्या चुनाव से पहले केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जेल में डालने से भी नुकसान हुआ होगा। राहुल गांधी का रिवाइवल भी होगा, लेकिन राहुल गांधी ने तो कहना शुरू किया जून से ही कि ये सरकार गिर जाएगी, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी। आपकी अदालत शनिवार रात 10 बजे। पिछले 10 साल में दूसरी पार्टियों को चुनाव लड़वाने वाले प्रशांत किशोर ने आज बताया कि वो 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी जन स्वराज लॉन्च करेंगे। बिहार के करीब 1 करोड़ लोग इस लॉन्च में शामिल होंगे। प्रशांत किशोर 2 साल से बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं और उनका दावा है कि वो बिहार की राजनीति और बिहार के हालात दोनों बदलेंगे। बिहार में उनका मुकाबला तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और बीजेपी से है। प्रशांत किशोर याद दिलाते हैं कि पिछले 30 साल से बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार का राज है। उनका कहना है कि अब तक लालू ने अपने बच्चों के लिए वोट मांगे, अब वो जनता से कह रहे हैं कि वो अपने बच्चों के लिए वोट दें। एक नेता के तौर पर प्रशांत किशोर का प्लान क्या है, वो बिहार में जाति की राजनीति का मुकाबला कैसे करेंगे, अगर उनकी सरकार बन गई तो वो चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनेंगे, उनकी रणनीति क्या है। चुनावी रणनीतिकार के तौर पर देश की सियासत के बारे में उनकी राय क्या है, राहुल गांधी का भविष्य वो कैसे देखते हैं, क्या नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम हुई है, क्या बीजेपी अगले 40 साल तक देश की राजनीति की धुरी बनी रहेगी। इन सारी बातों पर प्रशांत किशोर ने आपकी अदालत में खुलकर बात की। प्रशांत किशोर के ये बेबाक जवाब आप सुन पाएंगे कल रात 10 बजे आपकी अदालत में। तेजस्वी यादव 12 साल से राजनीति में हैं, इतना अनुभव है उनके पास, आप 9वीं फेल क्यों कहते हैं? रजत जी आप भाई आप पत्रकार हैं, मैं आपको पत्रकार कहूंगा। तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, तो 9वीं फेल कह रहा हूं। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार और पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रशांत किशोर आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे।